आज हम लोग बात करने वाले हैं उस कहानी की जो है एक डॉक्टर की और सपेरे की, यानी कि इंसानियत और क्रूरता की। तो इस कहानी में मेन दो पात्र रहेंगे। पहला एक डॉक्टर चड्ढा, सेकंड नंबर पे होंगे हमारे सपेरे जिनका नाम है राम नारायण। जो डॉक्टर चड्ढा होते हैं वो इतने ज़्यादा घमंडी इंसान होते हैं और इतने ज़्यादा क्रूर इंसान होते हैं कि उनके सामने अगर कोई इंसान मर भी रहा होता है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने टाइम के पाबंद होते हैं, भले ही फिर कुछ भी इधर से उधर हो जाए, बट उनको जो काम करना है वो मतलब करना है। लेकिन इधर हमारे राम नारायण हैं, बहुत सरल स्वभाव के इंसान और बहुत दयालु प्रवृत्ति के इंसान। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक टाइम की बात है जब राम नारायण का बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है और इस बीमारी के चलते राम नारायण अपने बेटे को डॉक्टर चड्ढा की क्लिनिक में लेके जाते हैं। वो थोड़ा लेट जाते हैं क्योंकि बीमारी ऐसे पूछ के तो नहीं आती ना कि डॉक्टर चड्ढा ऑफिस बंद कर रहे हैं तो क्या मैं आ जाऊं पहले। तो कहने का मतलब ये है कि राम नारायण का बेटा शाम के टाइम में बीमार होता है तो राम नारायण अपने बेटा को डॉक्टर चड्ढा के पास लेके चले जाते हैं। और यहाँ हमारे डॉक्टर चड्ढा एकदम समय के पाबंद अपना ऑफिस बंद ही कर रहे होते, अपने क्लिनिक के दरवाजे बंद ही कर रहे होते। तभी राम नारायण जाते हैं वहाँ पे और उनको बोलते हैं कि डॉक्टर साहब प्लीज़ मेरे बेटे को देखिए, ये बहुत बीमार है, ये बुखार में तप रहा है, डॉक्टर साहब इसको प्लीज़ देख लीजिए। बट कहाँ हमारे डॉक्टर चड्ढा, उनको उस टाइम पे बहुत सारे काम थे, वो अपने काम के पाबंद थे, तो उनको अपने वो काम करने थे, भले ही उनके सामने किसी की मौत ही क्यों ना हो जाए। राम नारायण इसी तरीके से उनके सामने बार बार रोते हैं और गिड़गिड़ाते हैं कि डॉक्टर साहब प्लीज़ मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है, आप उनको प्लीज़ देख लीजिए। बट मिस्टर चड्ढा को ये सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं और वो अपना ऑफिस बंद कर देते हैं और क्लिनिक को बंद करने के बाद वो बोलते हैं कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मेरे को बहुत सारे काम करने हैं, अगर मैं अभी वहाँ पे नहीं गया तो ये सारे काम रुक जाएंगे, तो तुम एक काम करो, तुम कल आ जाना। यानी कि डॉक्टर चड्ढा का कहना था कि उनका बेटा कल तक के लिए वेट करे, क्योंकि डॉक्टर चड्ढा बोल रहे हैं कि क्योंकि उनका अभी टाइम काम करने का टाइम है। डॉक्टर चड्ढा की ये सारी बातें सुनकर राम नारायण बड़ा विचित्र तरीके से उनको देखता है और बोलता है कि डॉक्टर साहब प्लीज़ ऐसे मत कीजिए, मेरे बेटे को देख लीजिए, वो मर जाएगा। लेकिन डॉक्टर चड्ढा टस से मस तक नहीं होते हैं और वो अपना काम करते हुए अपने क्लिनिक के गेट को बंद करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। देखते देखते क्या होता है, राम नारायण वहाँ पे बैठे रहते हैं और रोते रहते हैं। वो अपने बेटे को लेके घर चले जाते हैं और इसी बीच में रात में राम नारायण का बेटा मर जाता है। फिर समय बीतता जाता है। एक समय आता है जब मिस्टर चड्ढा का बेटा होता है वो 20 साल का हो जाता है, यानी कि उसका 20वां बर्थडे चल रहा होता है। आसपास के सभी जगह पे सबसे बड़ी पार्टी उनके चल रही होती है, आसपास के सब लोगों को बुलाया जाता है मिस्टर चड्ढा के बेटे के बर्थडे पार्टी के लिए। मिस्टर चड्ढा के घर पे पार्टी चल रही होती है और मिस्टर चड्ढा का जो बेटा है उसके दोस्त भी आए हुए थे पार्टी में बहुत सारे। तो मिस्टर चड्ढा का बेटा उसको अपने घर में रखी हुई बहुत सारी चीज़ें दिखाता है, उनमें एक चीज़ होती है सांप। मिस्टर चड्ढा के बेटे को सांप पालना बहुत पसंद है, तो वो अपने दोस्तों को वो सांप दिखा रहे होते हैं कि देखो मैं सांप भी रखता हूँ। तो उनमें से एक दोस्त था, उसने बोल दिया कि ये सांप जहरीले हैं या फिर इनके जहर को निकाल दिया गया है। तो मिस्टर चड्ढा का बेटा बोलता है कि नहीं नहीं, ये सांप तो जहरीले हैं, हम लोगों ने इसकी कोई थैली वैली नहीं निकाली। ये बात सुनकर दोस्त उसको आश्चर्य से देखते हैं, फिर बोलते हैं कि अच्छा, हम कैसे विश्वास कर ले तुम पे कि तुम लोगों ने इसके जहर की थैली नहीं निकाली। मिस्टर चड्ढा के बेटे को इस बात पे गुस्सा आ जाता है और ये बात सुनकर वो उन लोगों को प्रमाण देने के लिए उतारू हो जाता है। तो वो उनको अपना सांप लेके आता है, जिनमें से एक सांप होता है काला सांप, वो उसको लेके आता है और उसके गले पर से उस सांप को जोर से दबाता है। जैसे वो जोर से दबाता है तो गले से दबाने के बाद सांप अपना मुंह खोलता है, जिससे उसके दांत दिखते हैं वहीं से। तो सारे दोस्त एकदम से डर जाते हैं कि हाँ यार, ये तो जहरीले सांप को अपने साथ रखते हैं। ये चीज़ देख के दोस्त बोलते हैं हाँ यार, तुम तो जहरीले सांपों को रखते हो, तुझे तो डर भी नहीं लगता। हाँ, ये सारी बातें सुनकर मिस्टर चड्ढा का बेटा बड़े ऐसे प्राउड फील करके और ऐसे उस सांप को धीरे धीरे जैसे उस सांप से अपनी जकड़ को ढीला करता है तो
कभी भी देख लेना, इतने दिन से वो सांप की एक चीज़ होती है कि वो कभी भी कभी किसी को कुछ नहीं बोलेगा। यानी सांप की ये प्रवृत्ति होती है कि वो इंसान को तब तक कुछ नहीं बोलेगा जब तक उसे खुद से ये खतरा महसूस नहीं हो जाता कि ये मुझे कुछ नुकसान पहुंचाने वाला हो। लेकिन अभी तो उस सांप को अच्छे से पता चल गया कि ये भाई साहब तो मुझे अभी मार ही देते। तो सांप ये सारी चीज़ें देखता है। सांप को बड़ा आश्चर्य होता है कि यार कल तक तो ये लोग मुझे कुछ नहीं करते थे, तो सांप भी उनको कुछ नहीं करता था, लेकिन आज सांप ने अपने आसपास खतरा महसूस किया। क्यों? क्योंकि मिस्टर चड्ढा के बेटे ने उनका गला दबाया सांप का, तो सांप को लगा कि ये मुझे मार देता या ये मुझे मारेगा बाद में। तो इस वजह से सांप सतर्कता के साथ पीछे की साइड, जैसे ही मिस्टर चड्ढा का बेटा अपना हाथ लूज करता है, सांप के ऊपर से पकड़ उसकी ढीली होती है, सांप फट से उल्टा होके और उसके बेटे के हाथ पे काटता है। और काटते ही वो बोलते हैं ना कि इंसान बातों का मारा हुआ तो फिर भी जिंदा रह जाता है, बट सांप का काटा हुआ तो पानी भी नहीं मांगता। सेम मिस्टर चड्ढा के बेटे के साथ होता है। और ये क्या था, देखते ही देखते मिस्टर चड्ढा का बेटा थोड़ी सी बेहोशी में आने लगा। पर वो भगा भगा अपने पापा के पास जाता है कि पापा पापा मुझे देखिए, मुझे सांप ने काट दिया, आप वो जड़ी बूटी लाइए और मेरे हाथ पे रख दीजिए। उसका बाप मिस्टर चड्ढा बोलता है कि जड़ी बूटी से क्या होगा, एक काम कर, तू इस उंगली पे जहाँ पे काटा है ना, मैं इस उंगली को ही काट देता हूँ। बट बेटा जिद करता है, नहीं आप यहाँ पे जड़ी बूटी रखिए। और ये सारी वार्तालाप चल ही रही थी कि मिस्टर चड्ढा का बेटा धड़ाम नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। सब गेस्ट लोग आए हुए थे, चारों तरफ एक दूसरे को देखने लगे, आपस में बातें होने लगी। नगर में चारों तरफ लोगों को बता दिया गया कि मिस्टर चड्ढा के बेटे को सांप खा गया, सांप खा गया। और कोई भी अगर ऐसा सपेरा हो जो कि सांप का जहर उतारता हो तो वो एक बार मिस्टर चड्ढा के घर जरूर आए, उसको 10,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। ये सारा काम चल ही रहा था। सभी सपेरे इकट्ठे हो जाते हैं और वो अपनी तरफ से उन लोगों को जो विद्या आती है उससे उस सांप का जहर उतारने की कोशिश करते हैं, पर सब विफल हो जाते हैं। ये बात हमारे रामनारायण जी को भी पता चलती है कि ऐसे ऐसे मिस्टर चड्ढा के बेटे को सांप काट गया और उन्होंने 10,000 रुपये का इनाम रखा है कि जो भी सपेरा उस सांप के जहर को निकालेगा उसको 10,000 रुपये इनाम दिए जाएंगे। ये बात सुन के मिस्टर रामनारायण को बड़ा गुस्सा आया। वो गुस्से में बड़बड़ाने लगे। जो इंसान उनको बोल रहा था ना कि मिस्टर चड्ढा के बेटे को सांप खा गया, तो उन्होंने ये बात सुन के उनको ऊपर चिल्लाया, तो मैं क्या करूँ, खा गया तो मरे मेरी तरफ से वो जाके कहीं पे भी, मेरे को क्या उससे। और वो कुछ बड़बड़ाने लगा। ये बात उनकी पत्नी पीछे से सुन रही थी। फिर वो बोलती है, अजी क्या हो गया, किसके ऊपर गुस्सा कर रहे हो इतना। अपनी प्रियतम की आवाज़ सुनकर रामनारायण बोलते हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम बिस्तर लगाओ, मुझे सोना है। तो उनकी पत्नी बोलती है, ठीक है आप सो जाइए। शाम हो गई, रामनारायण बिस्तर पे लेट गए। पर रामनारायण में बोलते हैं ना कि जिस इंसान के अंदर इंसानियत होती है वो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोच सकता और आराम से सो भी नहीं सकता किसी का बुरा करके। रामनारायण के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। रामनारायण करवटें कभी इधर लें कभी उधर लें और इस तरीके से शाम के 2 पहर हो गए, यानी कि 2 घंटे बीत चुके थे और रामनारायण करवटों पे करवटें लिए जा रहे थे। फिर क्या था, रामनारायण चुपचाप उठते हैं बिस्तर से, बिना आवाज़ किए दरवाज़ा खोलते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। रामनारायण पूछते पूछते मिस्टर चड्ढा के घर पे पहुँचते हैं और मिस्टर चड्ढा जैसे गेट पे वेट ही कर रहे थे कि कोई आए और मेरे बेटे को ठीक कर दे। जैसे ही रामनारायण मिस्टर चड्ढा के घर पे पहुँचे तो मिस्टर चड्ढा को लगा कि ये शायद कोई मरीज़ है जो मेरे पास आया है। तो मिस्टर चड्ढा उनकी साइड हाथ करते हैं, अरे भैया आज काम नहीं होगा यहाँ पे, आज मेरे बेटा बीमार है, आज क्या महीने भर तक काम नहीं कर सकता मैं। ये बात सुनकर रामनारायण बोलता है कि मैं सपेरा हूँ और मैंने सुना है कि आपके बेटे की को सांप खा गया और मैं उसका जहर उतारने के लिए आया हूँ। ये सुन मिस्टर चड्ढा बड़े खुश होते हैं और वो उनको अंदर लेके जाते हैं। रामनारायण उनके बेटे को सीधा सुलाते हैं और उनके ऊपर
ठंडे पानी का मटके पे मटके डालते हैं और अपना जो उनको विद्या आती थी, जो भी चीज़ आता था उसका जाप करके और उनके बेटे का जहर उतार देते हैं। कुछ सेकंड बाद ही दिखता है कि मिस्टर चड्ढा का बेटे के अंदर कुछ बॉडी के अंदर हलचल हो रही होती है और कुछ देर बाद में देखते हैं कि उनका बेटा एकदम ठीक होके खड़ा हो जाता है। ये सब देख के जितने भी मिस्टर चड्ढा के घर पे लोग थे सब लोग बड़े खुश होते हैं और वो उनके बेटे से जल्दी से आके मिलने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। इतने में क्या होता है कि हमारे मिस्टर राम नारायण वहाँ से गायब हो जाते हैं और किसी को याद ही नहीं होता कि ये जो लड़का है मिस्टर चड्ढा का, ये किसकी वजह से ठीक हुआ है। बट थोड़ी देर बाद मिस्टर चड्ढा को याद आता है कि यार कोई था जिसने मेरे बेटे को ठीक किया था, वो गया कहाँ पे? वो तो ना तो पैसे के लालच में आया था, उसने तो अपना नाम पता कुछ नहीं बताया मेरे को। और ये सब सोच के मिस्टर चड्ढा थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालते हैं और जैसे तैसे हमारे मिस्टर चड्ढा हमारे राम नारायण के घर पे पहुंच ही जाते हैं और अपने दिमाग पे जोर डाल के बोलते हैं, अरे मैंने तो तुम्हें कहीं देखा है, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। ये बात सुनकर राम नारायण मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, हाँ साहब, आप मेरे को जानते हो, मैं वो ही हूँ जो एक शाम अपने बेटे को आपके क्लिनिक में लेके आया था और मेरा बेटा बुखार से तप रहा था। मैंने आपको बोला था, डॉक्टर साहब मेरे बेटे को देख लीजिए, वो मर जाएगा। बट आपने ये बोला था कि नहीं, ये समय मेरा और काम करने का है, मैं अभी नहीं देख सकता, मेरा ऑफिस बंद हो चुका है, तुम जाओ यहाँ से। ये बात सुनकर मिस्टर चड्ढा को अपने जो करा हुआ काम था उसके ऊपर बहुत शर्म महसूस होती है और उनको बहुत दुख होता है कि आज ये भी तो मेरे बेटे के साथ सेम वही चीज़ कर सकता था जो मैंने इसके बेटे के साथ की थी। तब मिस्टर चड्ढा उसके बेटे के मरने का दुख खुद महसूस कर पा रहा था क्योंकि मिस्टर चड्ढा के बेटे को भी सांप ने खाया था। तो दोस्तों, ये था इंसानियत बनाम निर्दयता, क्योंकि यही चीज़ अगर हमारे राम नारायण करते तो उनमें और मिस्टर चड्ढा में कुछ खास फर्क नहीं होता। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमसे जितना बन पड़ता है उतना हमें लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो इसमें एक सहायता होगी, आप लोग मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।